डिग्री मीथेन का कंबशन करवा रहे हैं। ये एक आपके सामने केमिकल रिएक्शन है, बैलेंस्ड वे। अगर मैं ये बोलूं कि सपोज मेरे सिस्टम की इनिशियल स्टेट मीथेन और ऑक्सीजन है एंड दे आर एट स्टैंडर्ड स्टेट, मतलब दोनों के लिए रिएक्शन मिक्सर का टोटल प्रेशर 1 atm या 1 bar है। I am having both of them in the standard state. After this reaction, CO2 और water जो बने, they are again at in their standard state at 1 bar. And process has been occurred at constant temperature. मान लो temperature 25 डिग्री कि एक बीकर के अंदर मैंने मीथेन और ऑक्सीजन डाल दी रूम टेम्परेचर पे, हल्का सा स्पार्क दिया, अंदर रिएक्शन हुई। हो सकता है रिएक्शन के दौरान मिक्सचर का टेम्परेचर बदला भी, पर फाइनली जब वो रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो CO2 और वाटर वापस रूम टेम्परेचर पे आ, तो सिस्टम फाइनली सराउंडिंग के टेम्परेचर पे है। सिस्टम इनिशियली सराउंडिंग के टेम्परेचर में था और हमें पता है कि अगर स्टेट 1 से स्टेट 2 तक जा रहे हैं तो इस प्रोसेस के दौरान डेल्टा एच इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि आप उस प्रोसेस में आप फाइनल स्टेट तक कैसे पहुंचे, क्योंकि एच इज अ स्टेट फंक्शन। बस हमें यह पता होना चाहिए कि स्टेट 1 से स्टेट 2 तक आए हैं, पर किस तरीके से हमें उसमें कोई इंटरेस्ट। अगर मेरे सिस्टम की फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर के बराबर है, सिस्टम का फाइनल प्रेशर इनिशियल प्रेशर के बराबर है, और मैं ये मान रहा हूं कि 1 bar इज इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, देयर प्रेशर एंड टेम्परेचर इज 25 डिग्री। क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि 25 डिग्री हर बार, 30 डिग्री भी हो सकता है, पर जब तक क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो आप यही मान के चल रहे हो एट 25 डिग्री यू आर कैरिंग आउट रिएक्शन, यानी कि आपके फाइनल प्रोडक्ट 25 डिग्री पे है, रिएक्टेंट 25 डिग्री पे है, इनिशियली इनका प्रेशर भी 1 बार है, फाइनली इनका प्रेशर भी 1 बार। इस प्रोसेस के दौरान करवाते, इस रिएक्शन को करवाते हुए जब 1 मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन से कंप्लीटली बर्न करेगा, कंप्लीटली, तो उस केस में कितना एनर्जी रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा। और क्योंकि मैंने ये बोला है कि इनिशियली प्रेशर वही है जो फाइनली प्रेशर सिस्टम का, यानी कि प्रोसेस इज बीइंग कैरीड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उस समय जो भी हीट रिलीज हुई है या एब्जॉर्ब हुई है वो उस रिएक्शन के लिए ऑटोमेटिकली QP बन गई, एंड QP इज नथिंग बट डेल्टा एच। अब क्योंकि आप स्टैंडर्ड स्टेट में डिफाइन कर रहे हो हर सब्सटेंस को, तो यहां पर एक सिंबल लग जाएगा डेल्टा एच नॉट रिएक्शन। तो किसी रिएक्शन को, किसी गिवन रिएक्शन को करवाते वक्त अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट स्टैंडर्ड स्टेट में है, हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड, मे बी नेगेटिव साइन एक्सोथर्मिक, हाउ मच एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड, मे बी इट कैन बी पॉजिटिव नंबर, that energy released or absorbed when given number of moles of reactant react completely to produce given number of moles of product. That energy released or absorbed is called standard enthalpy of reaction. So amount of heat energy released or absorbed when a given number of moles of reactant species react completely to form product is called standard enthalpy change for the reaction. When a given number of moles of reactant in standard state to
form product in standard state. For example, इस रिएक्शन के दौरान जितना भी चेंज इन एंथैल्पी आएगा, सपोज ये आपको कैलकुलेट करना है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? डेल्टा एच नॉट फॉर रिएक्शन इज एंथैल्पी इन द फाइनल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी इन द रिएक्टेंट स्टेट, इनिशियल स्टेट। सिस्टम की फाइनल स्टेट क्या है? प्रोडक्ट। सिस्टम की इनिशियल स्टेट क्या है? रिएक्टेंट। तो फाइनल स्टेट में किस किस का एंथैल्पी ऐड करना है? एंथैल्पी फॉर द मोलर एंथैल्पी फॉर CO2 इनटू इट्स कोएफिशिएंट 1, क्योंकि 1 मोल CO2 बन रहा है, प्लस मोलर एंथैल्पी फॉर वाटर लिक्विड इनटू 2, क्योंकि वाटर के टोटल 2 मोल बन रहे हैं, तो 1 मोल वाटर का एंथैल्पी इनटू 2 मतलब 2 मोल वाटर का एंथैल्पी प्लस 1 मोल CO2 का एंथैल्पी। This is enthalpy for the product species minus enthalpy for methane into 1 plus enthalpy for O2 gas into 2. हमने पिछली क्लास में ये देख लिया था कि किसी एलिमेंट के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0, तो मैं ये बोल दूंगा दिस नंबर इज 0, दिस इज ए कंपाउंड, दिस इज ए कंपाउंड, दिस इज ए कंपाउंड। अगर मुझे ये नंबर फाइंड करने, इन नंबर की वैल्यू चाहिए, तो अब मैं अपनी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन लगाऊंगा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, because I want to calculate absolute value of enthalpy for the formation of CO2, तो मैं इसके लिए कैसे डेफिनेशन लिख रहा हूं, रिएक्शन कैसे लिखूंगा? 1 मोल CO2 बनाने के लिए फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट, कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट ग्रेफाइट सॉलिड O2 गैस। फॉर दिस रिएक्शन अगर मैं एक्सपेरिमेंटली डेल्टा एच नॉट कैलकुलेट कर लूं, ये वैल्यू लेट इट बी -x, this I can write it as enthalpy for formation, molar enthalpy of formation of carbon dioxide minus enthalpy for the formation of carbon graphite plus enthalpy of formation for O2 gas. For this reaction, change in enthalpy, I can write it like this. So if you know delta H for this reaction, let's say -x, and with the convention that element in the standard state has their enthalpy of formation 0, तो जो भी इस रिएक्शन का डेल्टा H आ रहा है वो आपको CO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मिल गया, आप वो यहां पुट करने वाले, यानी कि CO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जितना भी यहां पर जो नंबर ये वैल्यू आ रही है वो अपने कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन असाइन कर दी, वो वैल्यू आप यहां रखने वाले हो -x। मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मे बी सम रिएक्शन कैन बी एंडोथर्मिक। सिमिलरली अगर कोई मुझे कह दे कि ये नंबर कैसे मिलेगा, मैं कहूंगा टू फाइंड दिस नंबर परफॉर्म फॉर्मेशन ऑफ वाटर from its element in the standard state, 1 mole water के लिए हाइड्रोजन गैस प्लस हाफ O2 गैस, तो डेल्टा HF for this enthalpy of formation of water liquid is enthalpy of formation for water, molar enthalpy of formation of water into 1 minus enthalpy of formation of hydrogen gas, molar enthalpy of formation into 1 plus molar enthalpy of formation of O2 into half. If you know delta HF for this reaction, which we can find experimentally, let's say this is -1, you know that this term will be 0. Enthalpy of formation of element in the standard state, element in the standard state, this is 0.
So I can assign this value minus y, which is actually delta H of this reaction. You can assign it as enthalpy of formation of water, which you can put over here minus y. Similarly, you can find the enthalpy of formation of methane. तो enthalpy of formation of methane लिखना होता तो आप क्या लिखते हैं? कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट plus 2 hydrogen gas producing 1 mole of methane, and this delta HF naught is, let's say, minus Z. तो इस रिएक्शन का delta HF naught you can write it as enthalpy of formation of methane minus enthalpy of formation of carbon graphite plus enthalpy of formation of O2 gas. And if this number is minus Z, then you count it as 0. तो जो इस रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मीथेन के लिए आ रहा है डेल्टा H, that is basically absolute enthalpy of formation for methane, which you can put over here as minus Z. Solving this numbers, you can find overall reaction के लिए कितना change in enthalpy आएगा. तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड की एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे मिलेगी, आप कहोगे हम उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन ही ऐसे करेंगे कि उसका एक मोल बनाना है उसके एलिमेंट से बट टेकन इन द टेंडेंसी, ताकि आप इस कन्वेंशन का यूज करते हुए जो उस रिएक्शन का ओवरऑल डेल्टा एच है वही आप उस कंपाउंड के लिए एब्सोल्यूट एंथैल्पी के फॉर्म में यूटिलाइज कर सको, यूज कर सको. That is the reason we define enthalpy of formation. That is the reason we need to define the enthalpy of formation, and that's too in the way that compound has to be prepared from the element. So this is the overall a brief summary कि हम किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच कैसे निकालते हैं. तो मैं यहाँ पे अनम्यूट करके कुछ डाउट्स ले लेता हूँ कुछ स्टूडेंट्स के. अभिजीत ने यार पूछना है, पर यार तुम्हारा माइक नहीं चल रहा ना. अभिजीत क्या पूछना है बेटा? शुभम, शुभम आई और जेड को निकालेंगे कैसे? हाँ वो सिखाता हूँ कि एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें एक्सपेरिमेंटली कैसे मिलती है. वही हमारा अभी इमीडिएटली नेक्स्ट टॉपिक. सुधांशु सर आपने वहाँ O2 लिखा है नीचे सर CH4 के फॉर्मेशन के उधर. यहाँ हाँ सर. ओ सॉरी हाइड्रोजन आएगा यार, इंटू 2 भी आएगा. सर और ये जो सर ये जब भी ऐसे डेल्टा एच निकालते हैं अगर सर मोल्स दिया होगा तो जनरली मोल से मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि ये तो आपने हाँ बिल्कुल, कोफिशिएंट. हाँ एग्जैक्टली. मान लो मैंने तुम्हें क्वेश्चन में मोल बता दिए कि 5 मोल मीथेन, 6 मोल ऑक्सीजन, 4 मोल CO2 ऐसे, तो जो गिवन मोल होंगे हम उनसे मल्टीप्लाई करें. सर फिर कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? देखो मान लो मैं तुम्हें क्वेश्चन में ऐसा दे दूं, सपोज मैंने ऐसे बोल दिया कि भाई मेरे पास 2 मोल मीथेन है, 4 मोल O2 है. तो अब तुम्हें पता है कि 2 मोल और 4 मोल ये रिएक्ट करके, क्योंकि इनका रेशो तो 1:2 ही है, तो ये पूरे पूरे खत्म हो जाएंगे. तो उस केस में मुझे इसके 2 मोल मिलेंगे और इसके 4 मोल मिलेंगे. यानी कि मैंने कोफिशिएंट का यूज ये मोल्स निकालने में कर दिया. अब उस केस में मैं यहाँ पे इनके कोफिशिएंट ना लेके इनके मोल्स रखूंगा. ठीक है? यस सर, क्लियर हो गया. अभिषेक कुमार, सर यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का कोई ये होगा क्या, जैसे कि वैसे मोल? तो देखो हो सकता है लिमिटिंग रिएजेंट का भी यूज आएगा, आने वाले हम चैप्टर में न्यूमेरिकल करेंगे ऐसे. पर वैसे जब हम एक्सपेरिमेंटली कभी किसी रिएक्शन का डेल्टा एच निकालते हैं ना,
तो हम मोल्स इसी तरीके से लेते हैं ताकि दोनों रिएक्टेंट कंप्लीटली यूज हो। सर मतलब कि ये हमेशा होगा कि वो जो कोफिशिएंट का जो रेशियो होगा वो मोल का वो भी तो रेशियो हमेशा हमेशा होगा। यार वो तो मोल कंसेप्ट का रूल है, वो थोड़ा ना बदल जाएगा, है ना? यस सर। ओके, एनीथिंग एल्स? नहीं सर, हो गया। ओके, अभिषेक कुमार। सर हो गया अभिषेक हो डिस्कस। गया? यस ओके। सर। पुलक। सर हमें कैलकुलेट करने के लिए हमेशा ऐसे पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा? नहीं, आपको तो ये जो वैल्यूज है ना, ये हाँ। वैल्यूज गिवन होगी हमेशा एग्जाम में। अच्छा, तो ये आपको नहीं ये पूरा नहीं सॉल्व करना ना, आपको बस मैंने कंसेप्चुअली बताया कि क्या कर रहे हैं, पर ये वैल्यूज हमेशा गिवन होंगी। अच्छा, ओके सर। आपको बस ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। ओके, सो सर एक्स वाई गोइंग जेड टू ऐड। हाँ, गिवन क्वेश्चन में या फिर क्या हमें क्या निकालना पड़ेगा? ये एक्स वाई क्या जेड बोल रहे क्वेश्चन हो? में गिवन होगा या निकाल? ये एक्स ये वाई गिवन और होगा, जेड हमें निकालना पड़ेगा? एक्स वाई जेड की वैल्यू अच्छा। गिवन होगी। ओके सर। ओके, तो अब मैं उस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं जो किसी बच्चे ने पूछा कि सर ये एक्स वाई जेड की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली कैसे मिलती है? जिसका भी माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लो। ओके, तो अब एक बार ये देखते हैं कि ये जो एक्स और वाई जेड की वैल्यू है ये कैसे मिली। तो उसको मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं, बट आपको कोई उस एक्सपेरिमेंट को के बारे में कोई नहीं पूछने वाला। जब आप शीट में क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको पता लग जाएगा न्यूमेरिकल आते किस टाइप के। जस्ट फॉर योर क्यूरियोसिटी एक बार ये डिस्कस करता हूं। अरे बाप रे, मान लो मैंने किसी ने पूछा कि भाई इस रिएक्शन के लिए ये जो डेल्टा एच की वैल्यू है, लेट्स से ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटली कुछ आई है इतनी कि 1 मोल ग्रेफाइट को 1 मोल ऑक्सीजन के साथ बर्न करने से हीट रिलीज हुई -393.5। ये कैसे पता चला? यानी कि -x -y -z कैसे निकला? सपोज मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में पिस्टन लगा हुआ है एंड दिस पिस्टन इज मूवेबल। इसमें मैंने कार्बन ग्रेफाइट, ऑक्सीजन गैस और यहां पर जो प्रेशर है वो मैंने 1 बार मेंटेन किया। दे आर टेकन एट 1 atmosphere pressure. 1 bar and 1 atmosphere, they are very close to each other. और इसको मैंने एक
बाथ में लिया हुआ है जिसके अराउंड मैंने वाटर रखा हुआ है। और यहां पर एक थर्मामीटर लगा हुआ है। दिस पिस्टन इज मूवेबल, ताकि द मोमेंट मैंने कार्बन ग्रेफाइट और ऑक्सीजन को किसी तरह जलाया, सपोज मैंने यहां पर एक मतलब एक नोजल है, जिस नोजल के थ्रू मैंने यहां स्पार्क किया, सपोज एक इलेक्ट्रिक स्पार्क करवा दिया, उसको करवाते वक्त यहां का फ्यूल बर्न हुआ, जैसे फ्यूल बर्न हुआ CO2 बन, हो सकता है CO2 का प्रेशर बढ़े, पर जैसे CO2 का प्रेशर बढ़ने की कोशिश करेगा ये पिस्टन मूव कर जाएगा ऊपर से, ताकि अंदर प्रेशर हर मोमेंट पे कांस्टेंट रहे। इस तरीके से हम इस रिएक्शन को कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पे करवा रहे हैं। और जो भी अंदर हीट रिलीज हुई क्योंकि वो कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पे रिलीज हुई, तो जितनी भी हीट रिलीज हुई है वो ऑटोमेटिकली QP है, विच इज डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन। और क्योंकि मैंने अंदर का प्रेशर 1 बार मेंटेन करके रखा है कि अंदर जो CO2 भी बनी, ये दोनों जब कंप्लीटली रिएक्ट होगी, CO2 भी बनी, वो भी 1 बार प्रेशर पे है, तो सब्सटेंस इज फाउंड इज बीइंग प्रिपेयर्ड इन द स्टैंडर्ड स्टेट, दे आर बीइंग रिएक्टेड इन द स्टैंडर्ड स्टेट। अब जितने भी हीट रिलीज हुई, वो हीट इस वाटर का टेम्परेचर राइज करेगी, क्योंकि अंदर जो भी हीट हुई ये वाज कंडक्टिंग वाटर, जो भी इस अंदर से हीट जनरेट हुई वो पानी में एब्जॉर्ब हुई, और पानी का मास सपोज मुझे मालूम, एंड इफ आई नो मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, which is experimentally I know 4.12 joule per gram per degree Celsius, per kilogram per degree Celsius, into डेल्टा टी कर दूं, तो मैं पता कर सकता हूं कि कितनी हीट इस कंटेनर से रिलीज हुई थी और वो हीट वाटर ने एब्जॉर्ब की, और जितना भी टेम्परेचर राइज हो रहा है वो मुझे मालूम है, तो मैं इस तरीके से ये QP निकाल लूंगा जो कि डेल्टा H है। मान लो कोई ये कह दे कि अंदर जितनी भी हीट रिलीज हुई है उससे इस कंटेनर का भी टेम्परेचर राइज हो, कंटेनर किसी मेटल का बना, हो सकता है जो भी हीट रिलीज हुई वो वॉल्स ऑफ कंटेनर यानी कि मेटल ने भी एब्जॉर्ब की हीट, और कुछ हीट पानी ने एब्जॉर्ब की, तो मैं पूरे सेटअप का टेम्परेचर राइज देखूंगा कितना हुआ पूरे सेटअप का। उस केस में मैं यहां लिख दूंगा मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ द कंटेनर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल जिससे कंटेनर बना है इनटू डेल्टा टी। दिस नंबर इज QP। इन शॉर्ट अगर मुझे ये पता हो पूरे सिस्टम की हीट कैपेसिटी कितनी है, पूरे सिस्टम की, तो हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी कर दो, उससे भी मैं QP निकाल सकता हूं। सो देयर आर मेनी वेज टू कैलकुलेट QP, एंड दैट QP इज बेसिकली एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो आप यहां निकाल रहे हैं। तो उसको करवाते वक्त हम एक मिक्सचर लेंगे, एक स्पार्क जनरेट करवाया, रिएक्शन हुई, जो हीट रिलीज हुई वो हीट जिसने एब्जॉर्ब की उसके लिए मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू डेल्टा टी करके QP निकाल, जितना QP आएगा वो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन, दैट इज बेसिकली माइनस X माइनस Y, जो भी हम पहले कर रहे थे, जो भी हम इस एग्जांपल में पहले कोट कर रहे थे। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? एनी क्वेश्चन? Any question? Okay. Can I proceed? Okay, moving ahead.
अब हम इस पे एक न्यूमेरिकल लिखते हैं। अभी तक हमने डेल्टा जी वाले क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं किए, तो एक बार उनके न्यूमेरिकल भी साथ में करने थे। बट डू रिमेंबर दैट वॉच दैट वीडियो, जिसके लिए मैंने बोला कि एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 से मैंने सवाल उसमें करवाए हैं, 2 शीट की प्रॉब्लम ही डिस्कस की। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, PbO2 solid plus lead gives 2 PbO and delta G naught is negative. SnO2 solid plus Sn gives 2 SnO, delta G naught is negative. This is positive side. तो अब आपसे पूछा है which oxidation state are more characteristic for lead and tin. Option is for lead is +2, for tin it's +4, for lead it's +4, tin is +4, lead is +2, tin is +4, lead is +4, tin is +2. इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे थर्मोकेमिस्ट्री में खासकर। अगर आपको किसी रिएक्शन के लिए आपको डेल्टा जी नॉट नेगेटिव दिए, इसका मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, बट एक ऐसे रिएक्शन दे दी जिसका डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव, यानी कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। अगर ये रिएक्शन पॉसिबल है और ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, इससे आप ये कैसे बताओगे कि टिन और लेड के लिए कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा स्टेबल है, यानी कि टिन और लेड का स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन आप क्या इंटरप्रेट करते हैं? Okay, let me give you the answer. डेल्टा जी नॉट नेगेटिव, यानी कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। अगर ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो ये तभी हो सकता है अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल। यहां लेड का ऑक्सीडेशन नंबर +4 था और ये +2, इसका मतलब लेड +4 से +2 स्टेट में आना चाहता है, लेड +2 में ज्यादा स्टेबल है, तभी डेल्टा जी नेगेटिव। अगर मैं इस प्रोसेस की बात करूं, टिन +4 ऑक्सीडेशन नंबर से +2 स्टेट में आने के लिए मना कर रहा है क्योंकि डेल्टा जी पॉजिटिव है। दिस रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस। अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा जी जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, इससे सीधा मतलब यह है कि प्रोडक्ट इज वेरी मच स्टेबल देन रिएक्शन। तो हम यहां से ये इंडिकेशन देंगे कि लेड के लिए +4 से +2 इज नॉट पॉसिबल सॉरी, बट टिन के लिए +4 से +2 इज नॉट पॉसिबल। दिस इज द इंडिकेशन कि टिन इज मोर स्टेबल इन +2 स्टेट, बट लेड इज मोर स्टेबल इन टिन इज मोर स्टेबल इन +4 स्टेट एंड लेड इज मोर स्टेबल इन +2 स्टेट। तो आंसर विल बी lead is more stable in +2 state and tin is more stable in +4 state. Right? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2 फॉर द रिएक्शन डेल्टा H नॉट
is minus 29.8 kilocalorie per mole. Delta S naught is minus 0.1 calorie per mole. What if equilibrium constant? K, P at 298 टाइम. वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन एडवांस में पूछे जाते हैं. हाँ, उस पहले वाले क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन गलत दे दी, ऑप्शन सी सेम रिपीट कर दिया था. सही बोला किसी स्टूडेंट ने, 1 एंड सी सेम ही तो है. ऑफ कोर्स मैंने गलत लिख दिया. एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में C2 A to B delta H naught is minus 3 kilojoule. Delta S naught is 20 joule per calorie. A to C is delta H naught is minus 3.6 kilojoule. Delta S naught is plus 10 kilojoule. Which is more stable? B और C. जिस रिएक्शन का प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा उस रिएक्शन का डेल्टा जी मोर नेगेटिव होगा. ये ध्यान रखना. जिस भी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट ज्यादा नेगेटिव, डेल्टा जी नॉट ज्यादा नेगेटिव, उस रिएक्शन का प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल. तो अब हमें अगर कोई ये बोले कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कनेक्शन थर्मोडायनामिक्स से किस नंबर के साथ है? डेल्टा जी नॉट से. तो आपको डेल्टा जी नॉट चाहिए, पर डेल्टा एच नॉट डेल्टा एच नॉट गिवन है. तो डेल्टा जी नॉट इज डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट. डेल्टा एच नॉट गिवन है, डेल्टा एच नॉट गिवन है, टेम्परेचर गिवन है. तो आपको तीनों नंबर पर आर पता है, टी पता है, यहां से केपी निकालो. पर जो गलती बहुत सारे स्टूडेंट करके आते हैं, जो आप भी करके आओगे, मैं श्योर हूं, जब आप यहां वैल्यूज पुट करोगे ना, आप भूल जाओगे ये किलो कैलोरी में और ये कैलोरी में. एंड डोंट अंडर एस्टिमेट दैट, एंड इन फैक्ट आई विल से डोंट गेट जस्ट वेरी केयरलेस कि यार ये गलती हम नहीं करने वाले. बहुत सारे बच्चे करके आते. अगर ये किलो कैलोरी में है और ये कैलोरी में है, तो रिमाइंडेड इसे कैलोरी में कन्वर्ट करना 1000 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि दोनों के यूनिट्स मैच होने चाहिए. ये ना हो कि आप इसे कैलोरी में कन्वर्ट करना भूल गए और ये कैलोरी में रखा और ये किलो कैलोरी में रखा, और ऐसी एक ऑप्शन आंसर में भी होगी जिसमें ये किलो कैलोरी में और ये कैलोरी में रख के आपने पूरा सॉल्व कर दिया, और आपको बाद में सॉल्यूशन देखने में बहुत पछतावा हो. इसलिए ये आपने ध्यान रखना है, इफ इट इज इन किलो कैलोरी, इट्स इन कैलोरी. बोथ हैज टू बी यूज्ड, बोथ हैज टू बी सिंप्लीफाइड इन द सेम यूनिट. तो इसे किलो कैलोरी से कैलोरी बनाओ. डेल्टा एच नॉट इज माइनस 29.8 इंटू 1000 कैलोरी पर मोल. डेल्टा एच नॉट इज माइनस 0.1 कैलोरी पर मोल. तो अब जस्ट फॉर्मूला पुट करना है, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट, that is minus 29.8 into 1000 minus 298 into delta S naught minus 0.01 is minus RT into ln, natural log to the base 10 की फॉर्म में लेके जाना है. तो minus 2.303 RT log Kp. क्योंकि ये कैलोरीज में, तो डोंट फॉरगेट टू पुट द वैल्यू ऑफ R in कैलोरी. 2 कैलोरी
पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर 298 केल्विन। इस चीज की चिंता नहीं करनी, लॉग वैल्यू के क्वेश्चन में एंटी लॉग दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा। आपका क्वेश्चन कैलकुलेशन की वजह से गलत होगा तो आप अपनी जिम्मेवारी से गलत करोगे। आपको जेई में हमेशा हेल्प भी होती है, एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर इज, ये वैल्यू गिवन होती है, डोंट वरी अबाउट इट। बट फॉर्मूला लगाना बहुत सिंपल है कि डेल्टा जी नॉट इज माइनस आर टी लॉग के पी, और डेल्टा जी नॉट निकालने के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन डू दिस विच इज मोर स्टेबल। अब आप ये देख सकते हो कि दोनों रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट निकालू, जिसके लिए डेल्टा जी नॉट मोर नेगेटिव आएगा वो मोर स्टेबल माना जाएगा। डेल्टा जी नॉट मोर नेगेटिव का मतलब दैट प्रोसेस इज मोर स्पॉन्टेनियस, और वही रिएक्शन ज्यादा स्पॉन्टेनियस जहां प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा। सो अगेन किलो जूल जूल, मेक श्योर इसे जूल में कन्वर्ट करो। तो डेल्टा जी नॉट इज डेल्टा एच नॉट माइनस 3000 जूल माइनस, टेम्परेचर मेंशन नहीं किया क्वेश्चन में, पर स्टैंडर्ड वर्ड लिखे हुए स्टैंडर्ड, और जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा तो 298 केल्विन। सो डेल्टा जी नॉट इज डेल्टा एच नॉट माइनस टी इंटू डेल्टा एच नॉट विच इज 20, और यहां के लिए अगेन किलो जूल माइनस 3.6 इंटू 1000 माइनस 298 टाइम्स डेल्टा एच नॉट 10। पर यहां पर जो 10 की वैल्यू है, दिस इज इन जूल्स, सॉरी जूल्स पर केल्विन पर मोल। जस्ट सॉल्व करना है, आगे तो मैथ का कैलकुलेशन है। डेल्टा जी नॉट जिसका ज्यादा नेगेटिव आएगा, क्वेश्चन में टेम्परेचर आई गेस गिवन है, यस क्वेश्चन में ये गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, तो उसे आप केल्विन बना लो 300 केल्विन। पर इस चीज में आपने बिल्कुल नहीं देखना, सर हम तो स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं ना, स्टैंडर्ड के केस में तो टेम्परेचर 25 डिग्री होता है ना, वो तब तक जब तक क्वेश्चन में कुछ ना बने। स्टैंडर्ड का जस्ट इतना कंफर्मेशन है कि 1 बार प्रेशर फॉर एवरी सब्सटेंस एट ए गिवन टेम्परेचर इन द क्वेश्चन। हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, दे आर वेरी सिंपल। ओके, अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। Question is exercise 2 part 4. Question number 4. When CaCO3 is heated to a high temperature, it undergoes decomposition into CO solid and CO2 gas, whereas
it is quite stable at room temperature. The most likely explanation of it is enthalpy of reaction delta H overweighs the term T delta S at high temperature. B. The term T delta S overweighs enthalpy of reaction at high temperature. At high temperature, both enthalpy of reaction and entropy change becomes negative. D option. None of these. एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 का क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर आ जाना चाहिए अब तक तो।
और जिन लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 हो जाए वो नीचे लिखे हुए क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर करो। तो मोस्टली थर्मोडायनामिक्स पार्ट 2 के जितने भी कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा चुका हूं। अब आप अपनी शीट को पूरा फोकस करो। मोस्ट लाइकली आपके साथ काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। ओके, अल्फा यू कैन लीव द क्लास। क्लास कब एंड होगी? अभी तो क्लास चल रही है। यू कैन एग्जिट व्हेनेवर यू वांट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बी। एनी डाउट? इफ समवन वांट मी टू एक्सप्लेन दैट, रेज योर हैंड। जिसको भी सवाल में डाउट। फर्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर बी है। किसी को डाउट है जस्ट रेज योर हैंड, मैं उसे अनम्यूट करके एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सर मेरे को ये पूछना था वो डेल्टा एच और डेल्टा एच नॉट में कब वो फर्क आ जाता है? Difference? मतलब पहले तो मुझे एक बार नाम बताओ कौन हो। संदीप। संदीप। संदीप, पहले ये बताओ क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है क्या? नहीं सर वो तो आ गया। ओके, मैंने मुस्कान और हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, विभांशु भारद्वाज, इन सबको अनम्यूट किए। इनमें से किसी ने शायद कुछ पूछना है मेरे से। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, वो भी। हाँ जी, मुस्कान, हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, विभांशु, पूछो क्या पूछना। सर हाई टेम्परेचर पर डेल्टा एच भी तो नेगेटिव होगा। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में देखो, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड से CO2 गैस मिला, सॉलिड से गैस बन रही है, तो एंट्रोपी चेंज तो पॉजिटिव है ना। यस सर। अब उन्होंने क्या बोला है, एक चीज, इट इज क्वाइट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ये काफी स्टेबल है। इसका मतलब अगर ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है, तो किसी स्टेबल को अनस्टेबल बनाने के लिए हीट करना पड़ेगा इसे। तो डेल्टा एच पॉजिटिव है। और अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है इस रिएक्शन का, डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो इस प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डेल्टा जी को नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जब ये नंबर पॉजिटिव है, ये नंबर पॉजिटिव है और ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली हो रही है, तो टेम्परेचर को क्या करें? बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाने से टी डेल्टा एच टर्म नेगेटिव बन जाएगी। वो इस डेल्टा एच को ओवरकम कर रही है, तब जाके डेल्टा जी लेगी। यानी कि इस रिएक्शन को सर्टेन टेम्परेचर तक जब आप हीट करते हो, उस टेम्परेचर को क्रॉस कर जाओगे, तब उसका टी डेल्टा एच टर्म डोमिनेट कर जाएगा डेल्टा एच को। तब उस रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव होगा। फिर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होना शुरू हो जाएगी। इज दैट क्लियर? जिसने अभी पूछा था कि डेल्टा एच नेगेटिव। यस सर। ओके, इस क्वेश्चन में किसी ने कुछ और पूछना हो मेरे से? मैंने अनम्यूट करके रखा। विभांशु कुछ पूछना है? मुस्कान? हो गया सर, थैंक यू। ओके, शुभम और आकर्ष पांडे। सर दूसरा क्वेश्चन में तो ए और ई सेम ही है। पहले तो ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है? यस सर। सर इसमें सर वो नहीं समझ में आया सर, द टर्म टी डेल्टा ओवरवेज का मतलब वहां पर समझ वही दिक्कत। ओवरवेज का मतलब कि जो टी डेल्टा एच टर्म है ये डोमिनेट कर जाती है डेल्टा एच को। जब तुम टी बढ़ाओगे तो ये टर्म का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा ना, और उसका नेगेटिव आने के कारण डेल्टा जी नेगेटिव। यस, ओके, थैंक यू।
yes. अभी किसी स्टूडेंट ने ये पूछा था कि सर ये बता दो डेल्टा एच का और डेल्टा एच नॉट का क्या फर्क है, तो उसको मैं एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो कि मेरे पास कोई रिएक्टेंट है ए से बी, सपोज आई हैव ए सॉल्यूशन। अगर मेरे पास ए की इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मोलर है और बी की भी 1 मोलर है, इस प्रोसेस का जो चेंज इन एंथैल्पी आएगा, एंथैल्पी फॉर द बी माइनस एंथैल्पी ऑफ द ए, उनकी स्टैंडर्ड स्टेट में सॉल्यूशन की मोलारिटी 1 मोलर असाइन होती है, यानी कि 1 मोलर सॉल्यूशन इज काउंटेड एज द सॉल्यूशन इन द स्टैंडर्ड स्टेट। तो इस केस में चेंज इन एंथैल्पी को स्टैंडर्ड एंथैल्पी बोला जाएगा। मान लो किसी केस में इसकी भी मोलारिटी 0.1 है और इसके लिए लेट्स से 1.1 है। अब molarities are not 1 molar for any of the terms। ऐसे केस में चेंज इन एंथैल्पी के ऊपर से ये नॉट का टर्म कट जाएंगे। अगर ये गैस होते, इनिशियली गैस का प्रेशर 1 बार है और यहां भी 1 बार है, ऐसे केस में मैं लिखूंगा चेंज इन एंथैल्पी, स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी, क्योंकि गैस इज एट 1 बार प्रेशर विच इज द स्टैंडर्ड स्टेट। पर अगर यही प्रेशर 0.1 बार 0.1 बार होता है, 2 बार 2 बार होता है, उस केस में मैं ये नॉट का टैग बता दूं। इज दैट क्लियर टू दैट स्टूडेंट जिसने ये पूछा था? स्टैंडर्ड वाला, स्टैंडर्ड वर्सेस नॉन स्टैंडर्ड। ओके संदीप, ओके गुड। क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को डाउट हो? क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट तो रेज योर हैंड। प्रत्यक्ष, मैं तुम्हें अनम्यूट ही नहीं कर पा रहा हूं। पुलक गुप्ता, हाँ भाई। टुन्नू, सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। क्वेश्चन नंबर नीचे वाला? यस सर। क्वेश्चन नंबर 5? यस सर, इसमें कैसे क्या अप्रोच लगेगी? ओके सर ये क्वेश्चन नंबर 5 नहीं समझ में आ रहा। ओके, बस अपने पीछे अपने माइक कंट्रोल करवा लो। लेकिन एक बार म्यूट करता हूँ तो फिर परमानेंट हो जाता है सर। तो पीछे वालों को बोल दो ना चुप कर दे। सर वो बगल में हो रहा है तो कैसे? चर्चा हो रहा है तो वो जो बगल में हो रहा है ना, हाँ, तो खुद चर्चा। म्यूट हो जा। ओके सर, ओके। जब आपको ये बोला कि कोई सब्सटेंस अपने बॉइलिंग पॉइंट पे है और उसका बॉइलिंग पॉइंट है 400 केल्विन, इसका ये मतलब है इस समय लिक्विड और गैस का इक्विलिब्रियम आ गया, प्रेशर 1 atm है और टेम्परेचर 400 केल्विन। When liquid and the gas, they are at the 1 atm pressure and at a temperature 400 Kelvin, they are in thermodynamic equilibrium. For this process, delta G is 0. लेकिन इस प्रोसेस का कुछ ना कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो होगा, जिसको आप कैसे लिखोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ x डिवाइड बाय 1, केमिकल इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू। इसलिए इसका कुछ ना कुछ इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ x कुछ ना कुछ तो होगा एट 400 केल्विन। जितना भी ये वेपर प्रेशर होगा ये एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर है, क्योंकि वेपर प्रेशर व्हेन बिकम्स एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm, दैट बिकम्स, वी कॉल इट एज बॉइलिंग सिस्टम, अपने बॉइलिंग पॉइंट पे। ऐसे केस में डेल्टा जी नॉट विच इज माइनस RT log Kp, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी नॉन बेस, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रेशर की वैल्यू होगी, टेम्परेचर की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, डेल्टा जी नॉट 0 एट इक्विलिब्रियम। इसलिए 400 केल्विन पे 1 atm प्रेशर पे डेल्टा जी तो 0 है, पर डेल्टा जी नॉट 0 नहीं है। दिस इज रॉन्ग, डेल्टा जी नॉट तो नॉन 0 है। अब अगर इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ चुका, अब इक्विलिब्रियम आने के बाद अगर आपने इस रिएक्शन में बाहर से प्रेशर बढ़ाया, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने प्रेशर 2 atm कर दिया, प्रेशर को बढ़ाने से ये इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? दिस रिएक्शन विल स्टार्ट मूविंग बैकवर्ड।
इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट, ये पुलक शायद तेरा माइक कुछ प्रॉब्लम है ना? नो सर, मेरे से कोई आवाज नहीं आ रही। अच्छा, जिसके भी आ रही है वो अपना प्लीज माइक ऑफ कर दो। तो जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि QP इज नथिंग बट पार्शियल प्रेशर ऑफ X डिवाइड बाय 1। लिक्विड के लिए हम एक्टिविटी 1 रखते हैं। तो अगर प्रेशर बढ़ाया, इक्विलिब्रियम अगर ऑलरेडी था 400 केल्विन, 1 एटीएम पे इक्विलिब्रियम था, Q K के बराबर था। पर जैसे आपने प्रेशर को बढ़ा दिया, 2 एटीएम कर दिया, K चेंज नहीं होगा, क्योंकि K डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। Q जैसे बढ़ गया, K की वैल्यू से कंपैरिजन में रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। बैकवर्ड जाने का मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड में नॉन स्पॉन्टेनियस है, पर बैकवर्ड में स्पॉन्टेनियस होगी। तो अब उन्होंने बोला एट 400 केल्विन 2 एटमॉस्फेयर डेल्टा जी इज पॉजिटिव। ये बात ठीक होगी, क्योंकि डेल्टा जी पॉजिटिव का मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए डेल्टा जी पॉजिटिव है, यानी कि आप लिक्विड से गैस में बने। जब भी आपको कोई रिएक्शन इस तरीके से लिखी दी हो, लेफ्ट साइड पे कुछ है वो रिएक्टेंट है और राइट साइड में प्रोडक्ट है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का डेल्टा जी बाय डिफॉल्ट है डेल्टा जी बाय डिफॉल्ट। मैं सबको म्यूट ही कर रहा हूं। तो जब आपने 2 एटमॉस्फेयर का प्रेशर किया तो आपने Q की वैल्यू बढ़ा दी। प्रेशर को 2 एटमॉस्फेयर कर दिया, 1 एटमॉस्फेयर पे इक्विलिब्रियम था, 2 एटमॉस्फेयर करने से Q बढ़ गया, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। बैकवर्ड जाने का मतलब बैकवर्ड में स्पॉन्टेनियस है पर फॉरवर्ड में स्पॉन्टेनियस नहीं है, इसलिए डेल्टा जी पॉजिटिव है। दिस इज करेक्ट। अब अगर यहाँ पे 0.1 कर दिया प्रेशर, यानी कि 1 एटमॉस्फेयर करते, इसे 1 एटमॉस्फेयर करते तो Q Kp होता, पर अगर ये 0.1 कर दिया तो इसकी वैल्यू Kp से कम कर दी, Q Kp से छोटा हो गया, और Q Kp से छोटा होने का मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। फॉरवर्ड जाएगी का मतलब फॉरवर्ड में स्पॉन्टेनियस हो गई रिएक्शन, यानी कि डेल्टा जी नेगेटिव। दिस इज अगेन करेक्ट। अब आपने प्रेशर को वही रखा है, पर टेम्परेचर 410 केल्विन कर दिया। 400 केल्विन पर तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन जितनी स्पॉन्टेनियस है उतनी ही बैकवर्ड रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। पर जब आप टेम्परेचर को उसके बॉइलिंग टेम्परेचर 400 केल्विन से ज्यादा कर दोगे 410, तो अब तो लिक्विड से वेपर और ज्यादा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। 400 केल्विन पे तो यहाँ इक्विलिब्रियम। तो जब आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड टू गैस कन्वर्जन और फिजिबल हो जाएगी, इसलिए फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए डेल्टा जी और नेगेटिव हो जाएगा, पर इन्होंने डेल्टा जी पॉजिटिव दिया। दिस इज रॉन्ग। एनी डाउट? जिसको भी डाउट है वो कंफर्म करे कि उसके पीछे माइक की आवाज भी आएगी, नहीं तो मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला। शुभम, सुधांशु, हस्तार, भुरिया, सर भुरिया, परिहार, रौनक। हेलो सर। हाँ जी, अपना अपना नाम बता के पूछोगे। सर सुधांशु। हाँ सुधांशु। सर ऑप्शन बी एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर 400 केल्विन और 1 एटमॉस्फेयर पे ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे, अब इक्विलिब्रियम पे अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो प्रेशर बढ़ने से केपी तो बदलेगा नहीं, क्यों बदल जाता है? क्यों कैसे लिखोगे इस रिएक्शन का? पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स वेपर। और अगर इसकी वैल्यू आपने 2 एटमॉस्फेयर कर दी, यानी कि 1 एटमॉस्फेयर से ज्यादा कर दिया, केपी की कंपैरिजन में क्यू की वैल्यू बढ़ा दी, तो क्यू केपी से बढ़ने का मतलब होगा रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है। और अगर रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है तो बैकवर्ड के लिए रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, फॉरवर्ड में तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो रिएक्शन के लिए डेल्टा जी पॉजिटिव का मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए प्रोसेस इज नॉट फिजिबल। दिस इज ट्रू, क्योंकि प्रेशर को बढ़ाने से इक्विलिब्रियम प्रेशर से ज्यादा कर दोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, लिक्विफिकेशन पॉसिबल होगी हाई प्रेशर। इज दैट क्लियर? यस सर।
सर ऑप्शन ए एक्सप्लेन कर दीजिए। ऑप्शन ए, तुम मुझे बताओ प्रेशर 1 atm और 400 केल्विन पे बॉइलिंग पॉइंट आ गया। यस सर। बॉइलिंग पॉइंट आ गया तो इक्विलिब्रियम आ गया। यस सर। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 है। तो डेल्टा जी 0 तो जी नॉट भी तो 0 होगा। नहीं, क्यों? डेल्टा जी इज ये लिखा था RT ln Q by K। यस सर। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आएगी तो Q K के बराबर बन गया। डेल्टा जी 0 हुआ, डेल्टा जी नॉट तो फिक्स नंबर, Kp की फिक्स वैल्यू, टेम्परेचर की फिक्स वैल्यू, तो डेल्टा जी नॉट तो नॉन जीरो। Kp 1 नहीं होगा। नहीं, ये किसने कहा? किसी रिएक्शन यहाँ पर, अरे इस रिएक्शन के लिए Kp अगर लिख रहे हो ना, फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो किस रिएक्शन के लिए Kp 1 कर दिया, Kp वो ठीक है, मैंने पार्शियल प्रेशर ऑफ X लिख दिया है, बट रियलिटी में डेल्टा जी नॉट की वैल्यू यूजुअली जितने भी हम थ्योरेटिकली लेते हैं रिएक्शन के लिए वो कुछ ना कुछ होती है। क्यों होते हैं ऐसा? क्यों लिख रहा हूं मैं ऐसा कि डेल्टा जी नॉट को 0 नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि डेल्टा जी नॉट रिएक्शन के लिए ये होगा जी नॉट ऑफ वाटर, जी नॉट ऑफ एक्स वेपर माइनस जी नॉट ऑफ एक्स लिखो, कुछ ना कुछ तो होगी ये ना, भले वो 0 तो नहीं, लाइक 0.1 0.2 कुछ ऐसा हो सकता है। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 होगा, डेल्टा जी नॉट 0 नहीं। मैं कुछ हद के लिए मान सकता हूं कि यार ऐसे रिएक्शन जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ना, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, तो जब Kp पार्शियल प्रेशर ऑफ X है और अगर आप ये कह रहे हो कि इक्विलिब्रियम का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर है और बाहर का प्रेशर 1 atm है, तो उस केस में तो आप इसे 1 लिखो ना, और अगर इसे 1 लिख रहे हो तो फिर इसे 0 बोलो ना। मैं कहूंगा मान लेता हूं ये बात फेज ट्रांसफॉर्मेशन में, मान लेते हैं, पर अगर मान लो कि ये क्वेश्चन कोई ऐसी रिएक्शन होती, लेट्स से मैं ऐसा लिख लेता, NO2 gas is in equilibrium with N2। यहां के लिए मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि डेल्टा जी नॉट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जाके भी, हाँ सर यहाँ नहीं बोल सकते। यहां के लिए चलो मैं मान सकता हूं कि यार अगर ये परफेक्ट 0 नहीं तो 0.1 0.2 पर क्लोज टू 0 है, मतलब इसके लिए मैं मान लेता हूं कि अगर कोई ऐसा भी टिक कर दे ना, इसे भी टिक कर दे, मैं कह दूंगा चल यार मान लीजिए, क्योंकि तुमने ये कह दिया इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर ऑफ X विच इज वेपर प्रेशर ऑफ X इज एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm। कहां लिखा? 1 atm बॉइलिंग पॉइंट पे। तो इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि डेल्टा जी नॉट भी 0। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि चलेगा, फेज ट्रांसफॉर्मेशन में चलेगा, पर इस टाइप के रिएक्शन में नहीं। ठीक है, ओके सर। बट यूजुअली डेल्टा जी नॉट किसी रिएक्शन का बहुत रेयरली परफेक्ट 0 होता है, क्योंकि डेल्टा जी नॉट एक फिक्स नंबर होता है। सर ऑप्शन सी में डाउट था। ऑप्शन सी खुद बता सर, लेकिन सर प्रेशर जब को 1 atm से कम किया ज्यादा किया? नहीं सर, डी में डी सर जिसमें टेम्परेचर बढ़ाया है ना सर, तो फिर टेम्परेचर बढ़ने से, हाँ सर तो फिर मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी तो चेंज हो जाएगा ना। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक बोला। अच्छा, पर एक चीज ये बताओ, इसको अगर हम, आप जी कह रहे हो ना कि टेम्परेचर बदलने से के बदल गया, बिल्कुल ठीक मान लिया, 100% बदलेगा। ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? लिक्विड से गैस बनाना एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक। डेल्टा H पॉजिटिव। याद है वेंट ऑफ इक्वेशन किया था, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को बढ़ाने से लॉग के की वैल्यू बढ़ती थी घटती थी? एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर के बढ़ने से लॉग के की वैल्यू सब बढ़ती थी। गुड। लॉग के की वैल्यू के बढ़ने का मतलब है कि के बढ़ गया। हाँ सर। और अगर के बढ़ेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में? अगर के की वैल्यू बढ़ गई सर फॉरवर्ड जाएगी। फॉरवर्ड जाएगी तो रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? सर डेल्टा जी सर नेगेटिव होगा। और इन्होंने क्या लिखा है? पॉजिटिव। तो ये नहीं हो सकता आंसर। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम।
Manas, you can exit from the class. Okay, now I am moving ahead again toward thermochemistry. तो मैं इसी तरह बीच बीच में थर्मो पार्ट 2 के कुछ सवाल शीट के एंटरटेन कर लूंगा, बट फ्रॉम माय साइड यू आर फ्री टू सॉल्व थर्मोडायनामिक्स पार्ट 2 हमारा खत्म हो चुका। थर्मोकेमिस्ट्री में वापस अगर ले आओ तो एक डेफिनेशन सिखा रहा हूं। So definition is enthalpy of atom, enthalpy of transition and enthalpy of combustion। ये दो डेफिनेशंस करके हम क्लास वाइंड अप करेंगे। अगर मेरे पास 1 मोल कार्बन ग्रेफाइट है और इसे मैं कन्वर्ट कर दूं 1 मोल कार्बन डायमंड में, और वाइस वर्सा, यानी कि किसी एलिमेंट के 1 मोल में किसी एक एलोट्रोपिक फॉर्म से उसके दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट करते वक्त कितना हीट एनर्जी रिलीज हुआ या एब्जॉर्ब हुआ। किसी सब्सटेंस का 1 मोल गिवन एलोट्रोपिक फॉर्म से अनदर एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट करते वक्त जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। मान लो मैंने 1 मोल सल्फर मोनोक्लिनिक फॉर्म से 1 मोल सल्फर रोहम्बिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। इस प्रोसेस के दौरान जितनी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। जब भी कभी एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन वर्ड आए तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज दैट टेक्स प्लेस when 1 mole of a given allotropic form of a substance is converted into another allotropic form, is called enthalpy of transition। किसी सब्सटेंस का 1 मोल गिवन एलोट्रोपिक फॉर्म से उसे दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, then what is the energy release or absorbed? We call it as enthalpy of transition। आप जानते हो कि कार्बन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट इज थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल फॉर्म, रोहम्बिक सल्फर इज मोर स्टेबल फॉर्म। तो अगर मुझे इस रिएक्शन का डेल्टा एच लिखना हो फॉर द अबव रिएक्शन, तो मैं कैसे लिखूंगा? डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन इज in the standard state, suppose enthalpy of formation for the carbon diamond minus standard enthalpy of formation of carbon graphite। मान लो एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यू मेरे पास आई, लेट्स से 2 किलोजूल पर मोल। अब जब मैं इस रिएक्शन के लिए ये 2 किलोजूल पर मोल देख रहा हूं, तो ग्रेफाइट तो स्टैंडर्ड फॉर्म है कार्बन की, और कार्बन की ग्रेफाइट अगर स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इसमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0। इसका मतलब आप इस रिएक्शन से डायमंड के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी बता सकते हो। जो भी इस रिएक्शन का डेल्टा एच आएगा वो कहलाएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर द डायमंड। यहां से मैं फिर से बोल सकता हूं, क्योंकि डायमंड के लिए स्टैंडर्ड स्टेट में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नॉन जीरो है,
That is why we cannot consider it as thermodynamically more stable. Thermodynamically more stable form is ग्रेफाइट. अगर मेरे पास डायमंड 1 बार कंडीशन पे, ग्रेफाइट 1 बार कंडीशन में है, तो दोनों के लिए वो स्टैंडर्ड स्टेट है. पर स्टैंडर्ड स्टेट में किसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा? जो थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल फॉर्म है, विच इज ग्रेफाइट, नॉट द डायमंड. ऐसा नहीं है कि मैं डायमंड को स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं ले सकता. अगर मैंने 1 बार कंडीशन पे एट ए गिवन टेम्परेचर एंड 1 बार कंडीशन पे ग्रेफाइट एट द सेम टेम्परेचर लिए, दोनों अपनी अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में. पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड स्टेट में ग्रेफाइट के लिए 0 असाइन है, डायमंड के लिए. तो जो इस प्रोसेस का एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन होगा वो डायमंड के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन विच इज अ नॉन जीरो नंबर. इसी प्रकार से अगर मैं कह दूं सल्फर मोनोक्लिनिक से मैं रोम्बिक बना रहा हूं, तो अगर मुझे इसके लिए लिखना हो ना एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, दैट इज एंथैल्पी फॉर द फॉर्मेशन फॉर रोम्बिक फॉर्म माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर मोनोक्लिनिक फॉर्म. और अगर ये वैल्यू मेरे लिए कुछ y आती है, लेट्स से अगर ये वैल्यू मेरे लिए कुछ y नंबर के साथ है, लेट्स से दिस इज -y सपोज, तो अब मैं बोलूंगा इन दोनों में से दिस नंबर इज 0. बट अब क्योंकि ये -y इज इक्वल टू दिस, तो मैं उस पर्टिकुलर एलोट्रोपिक फॉर्म के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन असाइन कर दूंगा. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर द मोनोक्लिनिक फॉर्म इज नॉन जीरो विच इज अ y नंबर. बट एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन का मतलब क्या? अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन बोल दिया जाए, 1 मोल सब्सटेंस in a given allotropic form when it is converted into another allotropic form, how much energy is released or absorbed? We call that delta H as enthalpy of transition. इसी तरह लास्ट में एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन का क्या मतलब? enthalpy of combustion, amount of energy released or absorbed when 1 mole substance in standard state is completely burnt in oxygen is called standard enthalpy of combustion. मान लो कोई आपको ऐसा बोल दे, राइट डाउन अ केमिकल इक्वेशन फॉर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ P4O6 enthalpy of combustion of methane, enthalpy of combustion of graphite. इस चैप्टर के न्यूमेरिकल का सबसे बड़ा मूल मंत्र ट्रिक यही है, आपको एक लाइन गिवन होगी इंग्लिश में, आपको उस लाइन का मीनिंग समझ के उसके लिए सुटेबल केमिकल इक्वेशन लिखना चाहिए.
अब जैसे मैंने बोला एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ P4O6, इसका मतलब क्या है? 1 मोल P4O6 बनाना, किससे बनाना है? फॉस्फोरस से, इन द स्टैंडर्ड स्टेट। फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज P4, पर तब तक ये बात नहीं बनेगी जब तक आप मेंशन नहीं करोगे कि व्हाइट फॉस्फोरस से बना है, क्योंकि फॉस्फोरस की स्टैंडर्ड स्टेट इज P4, दिस इज द व्हाइट एनोड्रॉप, प्लस 3O2 mention gas. For this process, how much energy is released or absorbed? We call it as, this delta H reaction is called enthalpy of formation for P4O6. Mention on. पर इस प्रोसेस में आप ये अच्छे से देख पा रहे हो, मैंने 1 मोल P4 का कंबस्शन भी करवाया। कंबस्शन का मतलब किसी का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। 1 मोल सब्सटेंस जो स्टैंडर्ड स्टेट में है उसका कंबस्शन हो रहा है, तो ये जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू है वो P4O6 के लिए तो उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, पर यही डेल्टा H मैं P4 के लिए बोलूंगा, दिस इज सेम एज एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन फॉर व्हाइट फॉस्फोरस इन द स्टैंडर्ड स्टेट। क्योंकि इस प्रोसेस का जो भी डेल्टा एच है उसको मैं 3 तरह से बोल सकता हूं। डेल्टा एच फॉर रिएक्शन, दिस रिएक्शन, वन वे टू मेंशन इन ए लिटरल वर्ड, लिटरल मीनिंग, दैट एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन फॉर दिस प्रोसेस, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ P4O6, या मैं कह दूं एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ P4, वन एंड द सेम थिंग। अगर मैंने आपके सामने अगली रिएक्शन देखी, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन का मतलब मीथेन का 1 मोल जलाना, फिक्स 1 मोल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर बैलेंसिंग, बट इसका कोएफिशिएंट 1 कंपल्सरी। इस प्रोसेस के दौरान कितनी एनर्जी रिलीज हुई, and when all substances are present in their standard state, I will call it as this minus x is enthalpy of reaction. इसे मैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलूं या मेरी मर्जी में से कह सकता हूं, क्योंकि 1 मोल मीथेन जला रहे हो तो यही डेल्टा एच मैं बोलूंगा एंथैल्पी फॉर कंबस्शन फॉर मीथेन इन द स्टैंडर्ड स्टेट, वन एंड द सेम थिंग। जब भी कभी आपको कोई बोले एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन, इसका मतलब 1 मोल मीथेन को बर्न करने पे कितनी एनर्जी रिलीज। पर आप इस रिएक्शन में CO2 बना रहे, पर CO2 कार्बन, ग्रेफाइट और ऑक्सीजन से नहीं बनी। वाटर का फॉर्मेशन H2 और O2 से नहीं बन रहा, तो आप इस डेल्टा H को CO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोलोगे, आप इस डेल्टा H को वाटर का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोलोगे, क्योंकि दे आर नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड फ्रॉम देयर एलिमेंट। बट इस प्रोसेस के दौरान 1 मोल मीथेन का कंबस्शन हो गया, तो मैं इस रिएक्शन के लिए ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को मैं मीथेन के लिए एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन बोल सकता हूं। दिस इज द वे द टर्म एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन इज डिफाइंड। लास्ट में एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट, तो जब एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन बोला तो इसका 1 मोल जलाना है, 1 मोल कार्बन ग्रेफाइट जलाना है in presence of oxygen to form CO2 gas. How much energy is released? Let's say minus 393.5 kilojoule per mole. अब मैं ये बोलूंगा this number is enthalpy change for this reaction, general number. बट क्योंकि इस प्रोसेस में 1 मोल कार्बन का कंबस्शन हुआ,
तो मैं इस फिगर को बोल सकता हूं एंथैल्पी फॉर कंबशन फॉर ग्रेफाइट। मैं इस फिगर को ये बोल सकता हूं फॉर दिस रिएक्शन CO2 बनी है, बनाई गई है, तो मैं कहूंगा इस प्रोसेस के लिए मैं इस नंबर को ये भी बोल सकता हूं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, क्योंकि CO2 बनाई किससे है, एलिमेंट से बनाई, वो भी स्टैंडर्ड स्टेट। तो सेम रिएक्शन को लिखते वक्त हम इंग्लिश वर्ड कुछ अलग अलग यूज कर सकते हैं। अगर CO2 बनाई जा रही है तो उसके एलिमेंट से बन रही है स्टैंडर्ड स्टेट में, तो वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, पर साथ के साथ ये ग्रेफाइट की रिस्पेक्ट में इसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी। तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी आनी चाहिए, रिएक्शंस लिखने आने चाहिए, कि अगर आपको एक इंग्लिश में कोई वर्ड लिख दिया तो उसका मीनिंग पता हो कि आप उसके लिए रिएक्शन कैसे लिखो। लास्ट में अगर मैं ऐसे कह दूं एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथेन, क्योंकि इथेन स्टैंडर्ड स्टेट में गैस, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन मुझे आइडियली लिखना चाहिए, यानी कि 1 मोल इथेन का जलाव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ताकि बर्न करने के बाद ये CO2 और वाटर बने। वाटर शुड बी इन द स्टैंडर्ड स्टेट लिक्विड, नॉट ए गैस, वाटर शुड बी इन द स्टैंडर्ड स्टेट। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अगर आप बैलेंसिंग करोगे, यहां 2 कार्बन लगा के, हाइड्रोजन के लिए यहां 6, 2 to the 4 + 3 7, यहां 7/2, क्योंकि इसका कोफिशिएंट नहीं छेड़ना, क्योंकि 1 मोल इथेन से बर्न करने पर जितनी एनर्जी रिलीज होगी लेट इट बी -Z किलोजूल पर मिनट, जितना भी एनर्जी रिलीज होगा दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन, इट्स एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन, और दिस नंबर इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। So with this I am going to end up the meeting.